Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nuts and Ventures. I hope you all are fine. आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है दैट्स द डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस ऑफ द एंजाइम्स इंक्लूडिंग इन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, हमने पढ़ा इन लिवर डिजीज़ कल। आज हमें पढ़ना है मायोकार्डियल इन्फेक्शन और मसल डिजीज़ और बोन डिजीज़ में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, और प्रोस्टेट कैंसर में, ठीक है, उसमें जो एंजाइम्स निकलते हैं उनकी इम्पोर्टेंस, ठीक है, डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारा कुछ हम इसमें जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का ज़रूर ज्वाइन करके रखना, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक, अच्छे से ध्यान रख लेना और आपको अच्छे से समझ में आएगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसमें क्या क्या होता है, सीके, ठीक है, क्रेटिन काइनेस, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा इसका बताया था। कार्डियक ट्रोपोनिन जिसमें आपको पढ़ना है, AST हमने पढ़ा, ये हम नहीं पढ़ेंगे अब दोबारा। LDH, ठीक है, LDH हमें पढ़ना है, फुल फॉर्म भी हम जानेंगे और नॉर्मल वैल्यू भी इनका। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है ना, ये आपको पढ़ना है कब, मेडिकल सर्जिकल में 3rd सेमेस्टर में। ठीक है, उसमें मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट, 4th सेमेस्टर में मेडिकल सर्जिकल सेकंड है। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पे पढ़ना है डिजीज़ अच्छे से, इसकी डेफिनेशन, इसके कॉजेज़, ठीक है, इटियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके बाद आपको पढ़ना है, इसमें होता है डिजीज़ की बात करूँ, उसके बाद आपको पढ़ना होता है डायग्नोसिस, मतलब कैसे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, कौन से टेस्ट करने होते हैं जिनसे हमें पता चले ये डिजीज़ हुई है। ठीक है, उसके बाद आपको मेडिकल मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है, उसके बाद वही ट्रीटमेंट भी हो गया। ठीक, उसके बाद लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट। अब ये देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बोलूँगा इसके बारे में। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, हार्ट अटैक। इसी को हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक में क्या होता है, इसमें होता है डैमेज होता है जो मसल, ये मसल होती है ना, कार्डियक, हार्ट की मसल जो होती है, मायोकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम, वो जो मसल होती है, टिश्यू हम बोलेंगे, उसकी डेथ होती है। क्यों होती है डेथ, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स दिस मायोकार्डियम टिश्यू होते हैं ना, वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जब डिक्रीज़ हो जाएगा ब्लड सप्लाई, तो ब्लड तो ऑक्सीजन ही कैरी करता है ना, तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगी। जब सेल्स के पास, टिश्यू के पास ऑक्सीजन की लेवल कम पहुंच जाएगी, मतलब ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी अच्छे से, टिश्यू जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा अच्छे से, उसकी डेथ हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। टिश्यू डेथ को हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस। अब जो रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इस्कीमिया। ठीक है, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई हम बोलेंगे ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, इस्कीमिया। अब जो इस्कीमिया की वजह से क्या होता है, टिश्यू नेक्रोसिस, मतलब सेल्स या टिश्यू डेथ हो जाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका मायोकार्ड, इसकी डेफिनेशन। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे इसकी इटियोलॉजी, मतलब काजेज। ठीक है, पहला जो काज है दैट्स द कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। देखो, आपको आइडिया लगेगा खुद ही, हार्ट अटैक मतलब ब्लड जो सप्लाई है वो किसकी वजह से रिड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि देखो पहला जो काज है दैट्स द कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। मतलब जो कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, जो ब्लड ले जाती है टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, तो इसमें थ्रोम्बस बन जाता है, मतलब थ्रोम्बस किसको कहते हैं, ब्लड क्लॉट को। ठीक है, तो जब आपके कोरोनरी आर्टरी में एक क्लॉट बन जाएगा इस तरह, फॉर एग्जांपल ये आर्टरी है, इसका ये इतना बड़ा ल्यूमिन है, इसमें इस तरह बैठ गया एक ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो जो ब्लड सप्लाई है उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ना, मतलब सप्लाई उतनी नहीं पहुंच जाएगी हार्ट तक। जब ब्लड कम पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी कम पहुंच जाएगा, जब ऑक्सीजन इसकी में हो जाएगा, इसकी में हो गया, तो वहाँ पे टिश्यू डेथ हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड नेक्रोसिस हो गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इसमें कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। स्पाज्म की किसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये इतनी कोरोनरी आर्टरी इतनी बड़ी है, मतलब इसका ल्यूमिन इतना बड़ा है, डायमीटर ऑफ ल्यूमिन फॉर एग्जांपल है इतना। ठीक है, अब जो कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ल्यूमिन होता है ना, वो डिक्रीज हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी का मतलब जो आर्टरी होती है ना, वो श्रिंक हो जाती है। जब भी कोई आर्टरी श्रिंक हो जाती है तो उसके थ्रू ब्लड फ्लो कम पहुंच जाएगा ना, तो हार्ट तक ब्लड फ्लो कम जाएगा, उसकी वजह से क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट काज है कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। देखो, थ्रोम्बोसिस, स्पाज्म, एम्बोलिज्म, ये लग रहा है इंसान को एक ही है, बट डिफरेंट टर्म्स है। ठीक है, तो उस एम्बोलिज्म का मतलब है कोई भी एम्बोलिस, ये भी ब्लड क्लॉट हो सकता है, ईयर एम्बोलिस बन सकता है। हम बोलते हैं ना ज्यूरिंग क्लिनिकल, जब हम क्लिनिक्स पे होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में पोस्टिंग पे होते हैं, तब बोलते हैं पहले इसका ईयर निकालो। ठीक है, क्यों, ताकि ईयर अंदर ना जाए, वहाँ पे ईयर एम्बोलिस की वजह से हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। बट ईयर कितना होना चाहिए, जो पाइप्स होते हैं ना, ड्रिप सेट्स, उनमें बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तकरीबन उनमें यही 10 to 20 ये होता है। ठीक है, बट उनमें बहुत ज़्यादा कम होता है, उस ईयर से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ML होता है 10 to 20 ml उनमें पहुंच जाता है, तकरीबन होना चाहिए ग्रेटर देन 40 ml जब होगा ना ईयर अंदर वेन्स में, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट काज क्या है, एथीरोस्क्लेरोसिस। आपको पता है एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होते हैं, फिर आपने पढ़ा होता है, ये फॉर एग्जांपल कोई आर्टरी है, इसमें क्या पड़ जाता है,
कोई मतलब फैट मॉलिक्यूल है ना, फैट डिपोजिशन होती है, जो ल्यूमन होता है ना, जो इंटरनल वॉल होता है ब्लड वेसल्स का, ठीक है, इंटरनल वॉल जो होता है ये वाला, इसमें क्या बढ़ जाता है, फैट डिपोजिशन होती है, जिसकी वजह से ल्यूमन का साइज़ कम हो जाता है, ल्यूमन का डायमीटर कम हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंच जाएगी, उसकी वजह से हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से, ठीक है, उसके बाद हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। स्मोकिंग की वजह से, ओबेसिटी, इसकी वजह से यही होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस ये हो सकता है इसकी वजह से। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेस की वजह से, कैसे, क्योंकि इसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, तो इसीलिए भी इसमें काजेज हैं। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम ही, इसी को हम क्या कहते हैं, साइन्स एंड सिम्टम्स, याद रख लेना, ठीक है। अब मेडिकल टर्म में हम लिखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक। इसमें क्या साइंस एंड सिम्टम, चेस्ट पे मैंने यहाँ पे 2-4 लिखे, आपको पढ़ना है, ये असल में हमको नहीं पढ़ना था, ठीक है, हमें पढ़ना था सीके, क्रिएटिन काइनेस में पढ़ना था, ट्रोपोनिन्स पढ़ने थे, ये सब नहीं पढ़ना था, बट फिर भी आपको समझाने के लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। मुझे असल में क्या समझाना है वो मैं आपको बताऊँगा। डायफ्रेजिस मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, नाशिया वोमिटिंग, फीवर होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस मतलब कौन से हमें टेस्ट करवाने हैं जिनसे हमें पता चले ये हार्ट अटैक का खतरा है, ठीक है। अब देखो, पहले हम करते हैं ईसीजी, आपको पता है, उसके बाद सीटी स्कैन या एमआरआई करेंगे, इसकी वजह से भी पता चलेगा। उसके बाद हम करते हैं कुछ ब्लड करते हैं टू चेक द कार्डियक मार्कर्स। कार्डियक मार्कर्स क्या होते हैं, इसमें होते हैं ट्रोपोनिन, जो हमें पढ़ना है असल में, हम मुझे यही बताना आपको, ठीक है, इसीलिए मैंने ये सब आपको पढ़ाया। इसमें CKMB जो क्रिएटिन काइनेस का एक आइसोएंजाइम है ना, हमने पढ़े थे ना, क्रिएटिन काइनेस का आइसोएंजाइम में CK फर्स्ट, CK सेकंड, CK थर्ड, ठीक है, वो खाली उतने नहीं है, और भी है, CKMB है, ठीक है, लाइक CKBB है, ठीक है, CKMP है, बहुत सारे हैं। अब CK जो MB है ना, ठीक है, ये तब रिलीज होता है ब्लड में जब हार्ट अटैक हो जाए, मतलब कोई भी इंजरी होगी हार्ट को, ठीक है, चाहे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, इन सब की वजह से CKMB इट्स स्पेसिफिक टू हार्ट, ठीक है, इट इज़ स्पेसिफिक टू हार्ट, याद रख लेना, CKMB ट्रोपोनिन्स इसमें होते हैं, ठीक है, या CRP, ठीक है, CRP हम बोलेंगे। अब देखेंगे हम एक एक करके ये CK क्रिएटिन काइनेस। अब देखो इधर हमने बोला इसमें ये साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बोलूँगा आप क्या ट्रीट करोगे, कैसे, कोई आपको MI पेशेंट आ गया, उसको क्या करोगे, पहले फॉर एग्जांपल अगर उसकी सैचुरेशन कम थी, वो तो होते ही, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होगी, तो उसको आप क्या लगाओगे, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी दोगे। उसके बाद पेन होगी, चेस्ट पेन तो होती है, इसमें मैंने बोला साइंस एंड सिम्टम्स, तो उसको आप दोगे मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन की वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन डिक्रीज कम हो जाएगी। उसके बाद जो स्पाज्म हुआ है, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, मतलब जो वेसल्स श्रिंक हुए हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट हुए हैं, तो उसको आप दोगे नाइट्रोग्लाइसरीन, क्या दोगे, नाइट्रोग्लाइसरीन, उसकी वजह से क्या होगा, वैसो डायलेशन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप इसको दोगे एस्प्रिन, क्या दोगे, एस्प्रिन। एस्प्रिन होता है एंटी थ्रोम्बोलिटिक, मतलब जो थ्रोम्बस बना होता है उसको डिजॉल्व करता है, कौन, एस्प्रिन, ठीक है, याद रख लेना। एस्प्रिन दोगे उसमें, या एंटी कोगुलेंट कोई ड्रग्स दोगे, ठीक है, या इसमें आप सिडेटिव दोगे। सिडेटिव क्यों, क्योंकि इसको फिर ताकि रिलीव हो जाए, इसको मतलब रिलीफ मिले, ऐसा मुझे सारा उसमें देना होता है, ये आपको पढ़ना है, इसलिए मैंने रफली बोला। अब देखेंगे हम एक एक करके, पहले हम देखेंगे क्रिएटिन काइनेस, CK, ठीक है, क्रिएटिन काइनेस। In context of myocardial infarction, several enzymes are of diagnostic importance. These enzymes are released in the bloodstream when there is damage to the heart muscle. देखो मैंने आपको कल भी बोला, लिवर एंजाइम्स में जब भी कोई डैमेज, इंजरी पहुंचेगी लिवर को, जो वो लिवर एंजाइम्स है, ALT AST, ठीक है, जो हमने पढ़ा ALP GG और कुछ था ना T, हाँ, तो उनकी वजह से क्या होगा, वो ब्लड में रिलीज़ किए जाते हैं, बट जब कोई इंजरी होगी तो ज़्यादा रिलीज़ किया जाता है। इसीलिए इसी तरह यहाँ पर अगर हार्ट को कोई इंजरी पहुँचेगी, ठीक है, तो ये जो CK ना, क्रिएटिन काइनेस, ये ब्लड में रिलीज़ किया जाता है, ठीक है, तो इसकी कंसनट्रेशन अब तब ज़्यादा होती है। CK इज़ फाउंड इन वेरियस टिश्यूज़ इंक्लूडिंग हार्ट, ये बहुत सारी टिश्यूज़ में पाया जाता है और हार्ट में भी पाया जाता है, ठीक। देयर ये स्पेसिफिक टू हार्ट नहीं है, याद रख लेना, जिस तरह मैंने कल आपको बोला, जो ALT है दैट स्पेसिफिक टू लिवर, बट AST इज़ नॉट स्पेसिफिक टू लिवर, क्योंकि वो बोनस में भी, बोनस अगर बोनस में प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे भी होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बोला। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है AST वहाँ पे भी, ठीक है। अब देखो इधर देयर आर डिफरेंट आइसोफॉर्म्स, जो मैंने आपको बोला है, ठीक है, ऑफ CK एंड द वन एसोसिएटेड विद द हार्ट, ऊपर ही मैंने बोला CKMB दैट द स्पेसिफिक टू हार्ट, क्रिएटिन काइनेस MB, ठीक है, स्पेसिफिक टू हार्ट है। किन में से, आइसोफॉर्म्स किसके, CK क्रिएटिन काइनेस के, उनमें से ये सबसे क्या है, अलग है, मतलब जो कि स्पेसिफिक टू हार्ट है। एलिवेटेड लेवल ऑफ CKMB in the blood or indicative of heart muscle damage, ठीक है, आपको समझ आ रहा है। However, CKMB is less specific for the heart compared to cardiac troponin, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो जो CKMB है ना, इट्स लेस स्पेसिफिक, उतना ये स्पेसिफिक नहीं है टुवर्ड्स द हार्ट जितना कौन है, कार्डियक ट्रोपोनिन्स, क्योंकि कार्डियक ट्रोपोनिन्स कार्डियक मसल्स में ही बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल वैल्यू अगर हम देखेंगे CKMB का, खाली इसका अलग देखेंगे, 5 to 12
इंटरनेशनल पर लीटर, अगर हम मतलब रेंज बोलेंगे पूरे जो आइसोफॉर्म्स है उनका क्या होता है 20 to 198 आइसो ये ना इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल, कौन, सी के क्रेटिन फॉस्फेट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ फैसिलिटेटिंग द कन्वर्जन ऑफ क्रेटिन। हमने पढ़ा, आपको पीछे पढ़ा है उन लेक्चर्स में, जो क्रेटिन काइनेस है, ठीक है, वो क्रेटिन को कन्वर्ट करता है इनटू क्रेटिन फॉस्फेट, मतलब क्रेटिन को ऐड करवाता है कौन सा ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है फॉस्फेट, तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आया, ठीक है, तो इसको ये ऐड करवाता है वहाँ पे एनर्जी निकालने की, मतलब एक्स्ट्रा है ना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखो कार्डियक ट्रोपोनिन्स, कार्डियक ट्रोपोनिन्स अब हम देखेंगे। जो कार्डियक ट्रोपोनिन्स है ना, दे आर द रेगुलेटरी प्रोटीन्स, जो कि पाए जाते हैं कहाँ पे, कार्डियक मसल में, ठीक। ये रिलीज होते हैं कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में, जब भी कोई हार्ट मसल डैमेज होगा, ठीक है। उसके बाद इट मेक्स द देम क्रूशियल बायोमार्कर्स फॉर डिटेक्टिंग एंड डायग्नोसिंग हार्ट अटैक्स इन अदर हार्ट कंडीशन। तो कभी भी कोई इंसान को, कोई इंडिविजुअल को क्या आ गया, हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, तो हम ब्लड सैंपल लेके ये देखेंगे जो ट्रोपोनिन है, कार्डियक ट्रोपोनिन, उनकी लेवल में ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका मतलब है हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। नॉर्मल वैल्यू कितना होता है 0.04 नैनोग्राम है यहाँ पे Ng, ठीक है, नैनोग्राम पर ml। ये किसके लिए है, ट्रोपोनिन आई, ठीक है, क्योंकि हमने कार्डियक ट्रोपोनिन पढ़ने हैं, ट्रोपोनिन आई होता है, ट्रोपोनिन टी होता है, ठीक है। ट्रोपोनिन आई के लिए कितना है 0.0। अब जो ये है ट्रोपोनिन टी, इसके लिए होता है 0.01, लेस देन लिख लेना, ठीक है, नैनोग्राम पर ml 0.01। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम जाएंगे। मोस्ट कॉमन टाइप्स आर कार्डियक ट्रोपोनिन्स, कौन से टाइप की, कौन सा ट्रोपोनिन टी मैंने आपको बोला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CTNT। उसके बाद ट्रोपोनिन आई, CTNI, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है। उसके बाद दीज ट्रोपोनिन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रैक्टाइल मैकेनिज्म। देखो जिस तरह आप मसल कंट्रैक्शन में ट्रोपोनिन पढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए, मसल कंट्रैक्शन के लिए, जो इंटरेक्शन करता है किसके साथ, कैल्शियम आयन के साथ, इसीलिए ट्रोपोनिन भी कैल्शियम आयन के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं तो वहाँ पे कार्डियक मसल्स का इंटरेक्शन ये ना कंट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। AST ऑलरेडी डन इन लिवर डिजीज, AST मैंने कराया, बट वहाँ पे अकॉर्डिंग टू लिवर पढ़ा हमने, बट वहाँ पे मैंने हार्ट का भी बोला है, ठीक है, वो याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, क्या, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। LDH इज एन एंजाइम फाउंड इन मनी टिश्यूज इंक्लूडिंग हार्ट। ये भी बहुत सारी टिश्यूज में पाया जाता है, इंक्लूडिंग हार्ट में भी पाया जाता है, बट इट्स नॉट स्पेसिफिक टू हार्ट, याद रख लेना। LDH लेस स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन कंपेयर टू ट्रोपोनिन, जिस तरह मैंने ऊपर बोला CK क्रेटिन काइनेस, वो भी क्या है, लेस स्पेसिफिक टू हार्ट एज कंपेयर टू ट्रोपोनिन, इसी तरह ये भी लेस स्पेसिफिक है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल वैल्यू अगर हम बात करेंगे इसकी 142 to 80 यूनिट्स पर लीटर। ये क्या करता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, ये पायरुवेट को कन्वर्ट करता है लैक्टेट में, यहाँ पे ATP का यूज़ होता है, ठीक है, ATP और निकलता है ADP, ठीक है, याद रख लेना है। उसके बाद यूज इट टू प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एन एरोबिक कंडीशन, मतलब अगर ऑक्सीजन लेवल कम है, ऑक्सीजन की डिमांड है, ठीक है, तो ऑक्सीजन लेवल कम है, उस वक्त क्या होता है, जो सेल्स है ना वो तो एनर्जी नहीं, वो तो ATP मतलब एनर्जी नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन कम है ना, ऑक्सीजन जब कम होगा तो सेल्स एनर्जी नहीं बना पाएंगे ना, इसीलिए तब ये जो LDH है ये यूज़ होता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द एनर्जी, ठीक है, और वहाँ पे कन्वर्ट करता है पायरुवेट को किसमें, लैक्टेट में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है, पहले हमने पढ़ा लिवर डिजीज, सेकंड मायोकार्डियल मतलब कार्डियक डिजीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब थर्ड क्या है, मसल डिजीज, इसमें हमें पढ़ना है CK क्रेटिन का, इसमें भी है, ठीक है, एल्डोलेस। देखो CKMB क्या था, स्पेसिफिक टू हार्ट बट लेस स्पेसिफिक एज कम्पेयर टू ट्रोपोनिन, ठीक है, बट था, बट यहाँ पे जो ब्रेन में पाया जाता है दैट्स द CKBB, ये भी आइसोमर है, आइसोफॉर्म है, ठीक, या आइसो एंजाइम हम बोलेंगे। CK डन, ठीक है, हमने किया CK क्रेटिन काइनेस, बट मसल में कैसे ये रोल प्ले करता है, देखो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मसल प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये इसकी लेवल इंक्रीज़ है, ठीक है, हम देखेंगे पहले हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है और मसल में कब होगी, जब कोई इंजरी, आपको मसल डैमेज हो जाएगा, ठीक है, या इन्फ्लेमेशन होगी, तो उसकी वजह से ये इंक्रीज़ हो सकता है। CKMM जो है ना, ये पाया जाता है कहाँ पे, स्केलेटल मसल में। देखो हम क्या देखेंगे, CKMB, अगर CKMB की लेवल थी, जो कि एक आइसोफॉर्म है क्रेटिन काइनेस का, अगर उसकी लेवल ज़्यादा थी तो मतलब हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। अगर CKMM की, ठीक है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये एंजाइम्स, ठीक है, अगर इसकी लेवल ज़्यादा थी तो मतलब स्केलेटल मसल में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन है, डैमेज हुआ है। अब अगर CKBB, ठीक है, जो मैंने अभी बोला यहाँ पे CKBB अगर एलिवेट हुआ है तो मतलब ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में एल्डोलेस, ये एक ग्लाइकोलिटिक एंजाइम है जो कि एक रोल प्ले करता है कहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस में भी और ग्लाइकोनियोजेनेसिस में भी, ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट, ठीक है,
आया समझ, मतलब हम बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट से, अगर हम ग्लूकोज बनाएंगे वो क्या होता है ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। अब अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट। तो ये ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस में काम आता है, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे देखो, जो एल्डोलेस है ना, ये कन्वर्ट करता है फ्रक्टोस 1,6 बिसफॉस्फेट को, जो कि एक पाथवे है ना ग्लाइकोलिसिस, वहाँ पे एक स्टेप है, चौथा स्टेप आई थिंक, ठीक है। पहले ग्लूकोज, फिर फ्रक्टोस 1,6 फॉस्फेट, ठीक है, फिर फ्रक्टो 1,2 बिसफॉस्फेट, ठीक है, 1,6 बिसफॉस्फेट। उसके बाद क्या होता है, फ्रक्टोस 1,6 बिसफॉस्फेट को कन्वर्ट करता है एल्डोलेस इंटू ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। किस में, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, ठीक है, ये एंजाइम। अब इसकी अगर लेवल इलिवेट होगी, एल्डोलेस लेवल इन द ब्लड में इंडिकेट मसल और ऑर्गन डैमेज, इन्फ्लेम या इन्फ्लेमेशन, ठीक है, आपको समझ आ रहा है अब। उसके बाद फोर्थ वन इज प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है, PSA, इसमें हम देखेंगे ये ACP, ठीक है। पहले हम देखते थे पुराने ज़माने में ACP, बट आजकल इसको रिप्लेस किया गया विद PSA, ठीक है, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक। ये जो प्रोस्टेट कैंसर है ना, एक टाइप का कैंसर है जो कि डेवलप होता है किसमें, प्रोस्टेट ग्लैंड में, ठीक। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या है, स्मॉल ग्लैंड, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता है फ्लूइड, सेमन, ठीक है। उसके बाद करेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, इसमें क्या होता है, कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स विद इन द प्रोस्टेट टिश्यू, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम्स क्या होता है इसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाएगी, पेन इन हिप्स होगा या स्पाइन में पेन हो जाएगी, ठीक। डायग्नोसिस मतलब किससे हमें पता चले, यही जो मैंने अभी बोला PSA। देखो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन हम करते हैं इसमें, अगर इसकी लेवल एलिवेटेड थी तो इसका मतलब कैंसर है। इसका देखो PSA अगर एलिवेट है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर ही होगा, वहाँ पे कोई टिश्यू डैमेज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, मैलिग्नेंट, बिनाइन, ठीक है, कोई भी हो सकता है, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कैंसर होगा अगर इसकी लेवल ज़्यादा होगी। इसमें हम करते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन, ACP करते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। अब हम देखेंगे PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड, PSA टेस्ट मेजर्स द लेवल ऑफ PSA इन द ब्लड, ये आपको समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद PSA लेवल्स इन द ब्लड कैन इंक्रीज इफ़ देयर आर प्रॉब्लम्स विद द प्रोस्टेट, सच एज प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, बिनाइन प्रोस्टेट, मैंने आपको बोला मैलिग्नेंट, या हाइपरप्लेशिया PBH, ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया हो सकता है, या प्रोस्टाइट्स मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन अगर हो गई। आया समझ, अब खाली ये तब इंक्रीज़ नहीं होगा जब कैंसर होगा, ये किसी भी प्रॉब्लम में हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू, एज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एज याद रख लेना, ठीक है, एज के रिलेटेड अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू, अगर 40 to 49 ईयर्स है, ठीक है, तो लेस देन 2.5 नैनोग्राम पर लीटर, 50 to 59, ये 50 to 59 लिखना है यहाँ पे, 5050 गया है, ठीक है, लेस देन 3.5 नैनोग्राम पर लीटर, 60 to 69 4.5, और अगर ज़्यादा होगा 70 से तो लेस देन 6.5 नैनोग्राम पर ml। उसके बाद ACP, एसिड फॉस्फेटेस, ठीक है, जो मैंने अभी बोला ACP, ये भी एक एंजाइम फाउंड इन वेरियस टिश्यूज इंक्लूडिंग प्रोस्टेट, ठीक है, इट्स सिंथेसाइज्ड इन द प्रोस्टेट अंडर एंड्रोजन कंट्रोल, ठीक है। अब उसके बाद यूज इट एज अ मार्कर फॉर प्रोस्टेट कैंसर, ये भी मैंने आपको बोला, पर्टिकुलरली मेटास्टैटिक, इंपॉर्टेंट है, जो ACP है ना, ये कब यूज होता है एज अ मार्कर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ मेटास्टैटिक, मतलब जो मेटास्टेट फैला हुआ होगा थ्रू ब्लड, थ्रू लिफ, ठीक है, लिफ नोड्स, तो तब ये इसका ये ना लेवल इंक्रीज हो सकता है, बट हैज़ बीन लार्जली रिप्लेस्ड बाय PSA, मैंने आपको बोला। तो ये रहा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह अब हमें ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बता देना प्लीज़ कौन सा चैप्टर आप उठाना है, और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना क्या न्यूट्रिशन डायट्रिक्स पढ़ाना है या नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।